क्वेश्चन नंबर 1, विच इज यूज टू ड्राई द क्रिस्टल्स एज मोस्ट रिलायबल मेथड। बच्चों, क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट रिलायबल मेथड का मतलब ये है कि जिसमें कम से कम मैकेनिकल लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यानी टाइम लीस्ट पॉसिबल कंज्यूम हो रहा हो। तो वैक्यूम डेसिकेटर इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज बीटा वैक्यूम डेसिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट। यानी जब हमारे पास किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है, जब हमारे पास लोहे का दरवाज़ा है, जब हमारे पास प्योर लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस है, तो इनकी इंथैल्पीज़ को ज़ीरो कंसिडर किया गया है। यानी जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में मौजूद होगा तो उसकी इंथैल्पी ज़ीरो कंसिडर की जाएगी। जब वो कंबाइन होते हैं तो इंथैल्पी इंक्रीज या डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ इंथैल्पी की शक्ल में नज़र आती है। लेकिन सरेदस्त क्योंकि फ्री स्टेट की बात की गई है तो एलिमेंट की फ्री स्टेट में उनकी इंथैल्पी ज़ीरो कंसिडर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्रोमेटोग्राफी एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हम ये जानते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी दोनों ही प्रिंसिपल पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर बेस करते हैं। यानी इनका वर्किंग प्रिंसिपल या आप कह लें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है ना वो सेम है, कि प्रैक्टिकली करने में डिफरेंट होंगे, लेकिन जिस प्रिंसिपल की बुनियाद पर इनको किया जा रहा है या जिस लॉ की बुनियाद पर किया जा रहा है वो दोनों का सेम है। देयरफॉर आंसर इज चार्ली प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज चार्ली प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय। हम जानते हैं कि दो लिक्विड को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कैसे सेपरेट किया जाएगा। पहली बात ये, किन दो लिक्विड्स की बात हो रही है बच्चों? दो सॉल्वेंट यूज किए जा रहे हैं विच आर इमिसिबल टू वन अनदर, तो उनको कैसे अलग अलग करना है? तो इट इज डन बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिव फनल भी इसको बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल भी इसको बोलते हैं। तो सेपरेटिंग फनल में जो नीचे उसके टैप लगा हुआ है उसको खोला जाता है, जो डेंसर लिक्विड है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, और जो हैवियर लिक्विड वहाँ तक लाइटर लिक्विड वहाँ तक पहुँचता है और डेंसर लिक्विड वहाँ से ड्रेन हो जाता है, तो फिर उसको बंद कर दिया जाता है। तो दोनों लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं जी? सेपरेटिंग फनल। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन द फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज मोर रैपिड देन द कोन शेप्ड फिल्टर पेपर ड्यू टू। आप जानते हैं कि कोन शेप में वो आपस में फोल्ड हो जाते हैं और 3 फोल्ड एक तरफ हो जाती हैं और 1 फोल्ड एक तरफ हो जाती है, और फिर उसको फनल के साथ दीवारों के साथ बिल्कुल चिपका दिया जाता है। टर्गर इफेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन खासी कम होती है। जबकि फ्लूटेड फिल्टर पेपर में उसकी उसकी फैन लाइक अरेंजमेंट की वजह से वो सारा फिल्टर पेपर अवेलेबल होता है। ग्रेटर एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा, ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इज डेल्टा, ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड इन्वॉल्व्स। आप जानते हैं कि अगर एक कंपाउंड की कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन करनी है तो हमें दोनों बातों को आइडेंटिफाई करना है, यानी उसमें कौन से एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या है, उन एलिमेंट की अमाउंट क्या है, ताकि एम्पिरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला और लेटर ऑन हम स्ट्रक्चर फार्मूला या किसी और तरफ बढ़ सकें। तो कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देयरफॉर आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following process is carried out by using 2 or more miscible solvents? miscible solvents कब इस्तेमाल होंगे? तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक में लिखा हुआ है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सॉल्वेंट सेलेक्ट नहीं होता क्रिस्टलाइजेशन के लिए जिसमें ऊपर दिए गए 6 कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हों, तो फिर हम चंद एक मिसिबल सॉल्वेंट्स को यूज़ करेंगे ताकि वो 6 कैरेक्टरिस्टिक हम अचीव
कर सकें। तो मिसिबल सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में यूज किए जाते हैं। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज डेल्टा। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज करेक्ट फॉर द क्रोमेटोग्राफी? नीचे मुख्तलिफ क्रोमेटोग्राफीज दी गई हैं, उसमें स्टेशनरी फेजेस और मोबाइल फेजेस दिए गए। हमने देखना यह है कि कौन सा स्टेशनरी फेज, कौन सा मोबाइल फेज करेक्ट प्रोपोर्शन पर मौजूद है। स्टेशनरी फेज इज इक्वल टू पेपर, क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन। बेटा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड होना चाहिए, अल्फा हमारा आंसर नहीं है। बीटा स्टेशनरी फेज वाटर ऑन द पेपर एंड द क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमारा आंसर है बीटा। क्यों? क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा ही होता है कि वाटर इज एक्चुअली द स्टेशनरी फेज विच इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पेपर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बीटा। सर चार्ली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मोबाइल फेज इज इक्वल टू पेपर एंड क्रोमेटोग्राफी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। बच्चे आप जानते हैं कि मोबाइल फेज के तौर पर तो सॉलिड यूज ही नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। एंड मोबाइल फेज इज इक्वल टू वाटर ऑन द पेपर, और वाटर ऑन द पेपर जो है वो भी मोबाइल फेज नहीं है, वो स्टेशनरी फेज है। देयरफॉर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 which of the following is not the property of the good solvent? Not the property of good solvent. Safe to use, ये तो उसको होना चाहिए। Should deposit well formed crystals, ये भी solvent को करना चाहिए। Should not chemically react with the solute, ये भी उसको करना चाहिए। डेल्टा पे लिखा हुआ descending solubility curve। Question number 9 the answer is delta descending solubility curve। सर आंसर तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो बच्चों जरा आंसर देखें, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 में डिसेंडिंग सॉलिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है। तो बच्चों डिसेंडिंग सॉलिबिलिटी कर्व का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह का एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं जिसमें टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस और सॉलिबिलिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट की जाए, तो जो सॉल्वेंट हमने सेलेक्ट करना है बेटर क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उसकी शेप ऐसे होनी चाहिए। अगर उसकी शेप इस तरह से डेवलप हो रही है, यानी ये नीचे डिसेंडिंग कर्व, जैसे कि सीरियम सल्फेट की है चैप्टर नंबर 9 में आपने देखा, नीचे आ रही है, तो फिर ये सॉल्वेंट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहां तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अब देखना यह है कि क्या चैप्टर नंबर 2 में ये बात लिखी हुई है? जी बच्चों, गुड सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है कि ए गुड सॉल्वेंट शुड डिसॉल्व वेरी माइन्यूट अमाउंट एट रूम टेम्परेचर एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो स्मॉल अमाउंट रूम टेम्परेचर एंड वेरी लार्ज अमाउंट एट द बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कर्व ऊपर की जानिब जा रही है बड़ी तेजी के साथ, ठीक हो गया। लेकिन अगर कर्व नीचे की जानिब आ रही है, डिसेंडिंग कर्व है, तो वो बिल्कुल बेकार है। असेंडिंग कर्व आनी चाहिए। सर अगर पैरेलल कर्व हो वो भी बेकार है, जैसे सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बना डेल्टा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर जा रहे हैं। ड्यूरिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन शेकिंग ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स इंक्रीजेस। जब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम दोनों लिक्विड्स को डालकर फिर उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाना होता है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा दोनों लिक्विड्स के दरमियान, उतनी ही ज़्यादा सॉल्यूट को सहूलत मिलेगी कि वो एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में माइग्रेट कर जाए। देयरफॉर आंसर इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11, the material used instead of the paper in Gooch crucible for the filtration of the solution which react with the paper। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कोई ऐसा मटेरियल है, सॉल्वेंट या सोल्यूट की जो भी है, जो कि फिल्टर पेपर के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है, तो फिर आप गूच क्रूसिबल में वो जो परफोरेशन है उनके ऊपर क्या लगाएंगे? तो किताब के मुताबिक उस पर एस्बेस्टस मैट लगाई जाती है, क्योंकि एस्बेस्टस मैट फिर उन कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करती। यानी अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, वो भी फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसनट्रेटेड HCl को इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर सॉल्वेंट, या वो सोल्यूशन में ही मौजूद है किसी वन और द अदर रीजन, तो वो भी पेपर को नुकसान देगा और पेपर के साथ रिएक्ट कर देगा।
सिमिलरली अगर आप सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर HF लिक्विड HF को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड HF परफोरेशंस को क्लॉग कर देगा, यानी वो शीशे के साथ ग्लास के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए वहाँ पर HF इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फिलहाल आंसर क्या है जी? एस्बेस्टस मैट। क्वेश्चन नंबर 11 बीटा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 द मोस्ट commonly used solvent for the solvent extraction of the organic compound is क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन या एथेनॉल। तो बेटा इट इज ईथर, और इसको इसलिए ईथर एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म नहीं इस्तेमाल किया जा सकता बेटा, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम इस्तेमाल आमतौर पर अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ईथर, उसके बाद बारी आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन कम्स कार्बन डाइसल्फाइड, देन कम्स अदर्स। ठीक है जी। बेंजीन और टॉल्यूइन ये कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर काजिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, और 16 चैप्टर सेकंड ईयर में हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाले टॉपिक में ये अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि इस तरह के मटेरियल्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इनको इस्तेमाल करना है तो फिर जारी बात है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए इनको इस्तेमाल करने के लिए। देयरफॉर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 12 बीटा। 13th क्वेश्चन, वन ऑफ द सब्सटेंसेस यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट इन द डेसिकेटर्स। तो डेसिकेटर में क्या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड खुद ड्राइंग एजेंट है, लेकिन उसको वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड खुद डिकम्पोज होता है और उसमें से सल्फर ट्राई या सल्फर डाइऑक्साइड गैस राइज होती है, जिसकी वजह से काम खराब हो सकता है, तो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंसनट्रेटेड HCl में से तो वैसे ही HCl के फ्यूम्स बड़ी तेज़ी से निकलते हैं, इसलिए उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इट इज़ फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, जो कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और आप कह लें कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और बड़ी आसानी से डेसिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी डिकम्पोज होता है। देयरफॉर आंसर इज 13th क्वेश्चन चार्ड P2O5। क्वेश्चन नंबर 14, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द पॉइंट एट विच द सॉल्वेंट राइजेस टू द मैक्सिमम इज कॉल्ड। ये किसकी बात हो रही है? जरा डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस तरह से हम एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं जिसकी लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, जिसकी विड्थ 4 से 6 सेंटीमीटर होती है, जिसके नीचे एक बेस लाइन ड्रा की जाती है जिसके लिए अलग से एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, और फिर सॉल्वेंट इसके ऊपर राइज होना शुरू होता है। तो सॉल्वेंट जहां तक राइज हो रहा है, लेट्स से कि सॉल्वेंट यहां तक राइज हो गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है, इसको फिर बोला जाता है सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक हो गई, ये सॉल्वेंट फ्रंट कहलाता है। ये जो आपको एक जिगजैग सी लाइन नजर आ रही है, क्योंकि ये सॉल्वेंट को राइज हो रहा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या निकला बच्चों? डेल्टा सॉल्वेंट फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 15, RF वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ऑलवेज। बेटा RF वैल्यू कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ना वो 1 होगी ना वो 1 से ज्यादा होगी, बिकॉज RF वैल्यू का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट या कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेस, या जिसको सॉल्वेंट कहा जाता है। तो क्योंकि सॉल्वेंट फ्रंट ऊपर होता है और कंपोनेंट यहाँ कहीं नीचे होगा, तो कंपोनेंट का तयशुदा फासला वो कम है और सॉल्वेंट फ्रंट ज्यादा है डिस्टेंस, तो इसलिए जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से लेसर आएगा। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 15, द आंसर इज डेल्टा लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 16, which apparatus is used to avoid premature crystallization during the filtration of the super saturated solution। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन में पहले ही स्टेप में जब आप हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, उसको जब ठंडा किया जाता है तो उसके लिए हॉट वाटर फनल इस्तेमाल की जाती है, ताकि फनल की स्टेम के अंदर या फनल की दीवारों पर ठंडा होने की वजह से प्रीमेच्योर क्रिस्टल्स ना बन जाए, यानी बिल्कुल बारीक बारीक मिनिएचर टाइप क्रिस्टल्स ना बन जाए।
तो इसको अवॉइड करने के लिए हॉट वाटर फनल यूज किया जाता है। देयरफॉर आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज चार्ली, हॉट वाटर फनल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज बेस्ट करेक्ट फॉर दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखी नजर आ रही है आपको, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंट्रामोलेकुलर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटरमोलेकुलर इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा ये जो तमाम किस्म की एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज का सम किसके बराबर होता है? इन एनर्जीज का सम होता है इंटरनल एनर्जी के बराबर। यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दर हकीकत मॉलिक्यूल्स की इन तमाम एनर्जीज का सम होती है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 17 द आंसर इज चार्ली, इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, आइडेंटिफाई दैट। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पाथ पर डिपेंड करेगा वो स्टेट फंक्शन नहीं है, और जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वो स्टेट फंक्शन है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के मतलब हम जानते हैं कि वो कैटालाइज सिस्टम की और होती है, अनकैटालाइज सिस्टम की और होती है। इसका मतलब क्या, वो पाथ पर डिपेंड कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर वो पाथ पर डिपेंड कर रही है तो वो स्टेट फंक्शन नहीं है। द आंसर इज अल्फा। जबकि इंथैल्पी चेंज, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। आसान सी बात, स्टेट फंक्शन की चेंज भी स्टेट फंक्शन ही होती है। ठीक है, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज आल्सो स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैं फिर बता दूं, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19, Born-Haber cycle is based on dash while the later is itself based on dash। यानी पहली ब्लैंक में जो कुछ आएगा वो खुद किस पर बेस करता जा रहा है। आप जानते हैं कि Born-Haber साइकिल हेसेस लॉ पर बेस करता है, और हेसेस लॉ खुद किस पर बेस कर रहा है। हेसेस लॉ को अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको साफ पता चलेगा कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। यानी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो सा मर्जी पाथ इख्तियार कर लें तो एनर्जी टोटल तो कंजर्व ही रहेगी। सही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर क्या आएगा जी, डेल्टा। पहली ब्लैंक में आएगा हेसेस लॉ, क्योंकि Born-Haber साइकिल हेसेस लॉ पर बेस किया गया, और हेसेस लॉ खुद किस पर बेस कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, विच एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बच्चे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, वो एंडोथर्मिक होता ही नहीं है। सिर्फ क्या होगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में न्यूट्रलाइज होंगे तो जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो -57.4 किलो जूल पर मोल होगी। लेकिन अगर आप कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल कर लेंगे फिर कम हो जाएगी। दोनों आप वीक इस्तेमाल करेंगे तो भी कम हो जाएगी, लेकिन रहेगी एक्सोथर्मिक। यानी पक्की बात है कि एनर्जी रिलीज ही होगी, ये नहीं हो सकता कि एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम होनी शुरू हो जाए। सर उसकी रीज़न ये है बच्चे कि जो डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड है, डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इन वाटर, ठीक है, वो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जब वीक एसिड होता है थोड़ी कम एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी उसने रिलीज ही करनी है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21, 6 मोल ऑफ द कार्बन, 6 मोल ऑफ द हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ द ऑक्सीजन गिव्स यू ग्लूकोज सॉलिड। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ग्लूकोज बनता नजर आ रहा है। क्या सर इस तरीके से ग्लूकोज बन जाता है? नहीं, इस तरीके से कोई ग्लूकोज नहीं बनता। तो सर ये इक्वेशन क्या कर रही है बच्चों? ये इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है। यानी बाय डेफिनेशन अगर कोई कंपाउंड बनाया जा रहा है तो वो 1 मोल बनना चाहिए और अपने एलिमेंट से बनना चाहिए और अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए। तो फिर जो इंथैल्पी चेंज होगी वो एंडो हो या एक्सो हो, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको डिक्लेयर किया जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? इसका आंसर हमारे पास आएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज, क्योंकि फार्मूला देखकर तो नहीं आप बता सकते कि ये फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है। तो इसलिए आंसर कहाँ शिफ्ट होगा हमारा? अल्फा में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, बीटा में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज। देयरफॉर आंसर आएगा डेल्टा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का भी है और फ्रुक्टोज का भी है। देयरफॉर आंसर इज
क्वेश्चन नंबर 21 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये कब होता है कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी आपस में बराबर हो जाए। ये देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये एक इस सूरत में होगा कि रिएक्शन कंपोनेंट सारे के सारे सॉलिड है। नंबर 2 उस सूरत में होगा लिक्विड है। नंबर 3 सॉल्यूशन स्टेट में, यानी आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया हुआ है। या नंबर 4 यानी अगर गैसेस हैं तो फिर डेल्टा एन मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए, फिर डेल्टा ई और डेल्टा एच आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी अगर सिर्फ लिक्विड्स के दरमियान रिएक्शन चल रहा है और प्रोडक्ट भी लिक्विड बन रहे हैं तो डेल्टा ई और डेल्टा एच आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सिमिलरली सॉलिड्स के दरमियान रिएक्शन चल रहा है और प्रोडक्ट में भी सॉलिड ही बन रहा है, तो क्योंकि फिर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसलिए डेल्टा एच और डेल्टा ई आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स गैसेज हैं, प्रोडक्ट भी गैसेज हैं, और फिर आपने चेक करना है कि डेल्टा ई और डेल्टा एच बराबर होंगे नहीं होंगे, तो उसके लिए फार्मूला ये है कि दर हकीकत डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। माइनस भी हो सकता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम माइनस आ जाएगा, वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम प्लस आ जाएगा। तो अगर डेल्टा एन 0 हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं हम इन चारों में से कौन सी बात यहाँ क्वेश्चन पेपर पर अवेलेबल है। तो वो कहते हैं जी नंबर 1 सोडियम क्लोराइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एक्वस से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड सॉलिड और सोडियम नाइट्रेट एक्वस बना रहा है। देयरफॉर आंसर इज अल्फा। हमारा आंसर आएगा अल्फा। सर बीटा या चार्ली आंसर क्यों नहीं हो सकते? बेटा जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहे हैं उनके 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पर लिखा गया नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल, फिर डेल्टा एच और डेल्टा ई आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल है। सिमिलरली जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है उसमें सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है और एक गैस है, बाकी सारे लिक्विड या सॉलिड है, तो वो जो गैस है उसकी वजह से वॉल्यूम शदीद चेंज होगा, इसलिए आंसर हमारा बीटा या चार्ली नहीं हो सकता। जाहिर बात है डेल्टा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो बोथ बी एंड सी लिखा हुआ। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 23 आइडेंटिफाई द हाईएस्ट हीट चेंज ऑफ एनी टाइप, यानी कोई काम हो रहा है, कोई फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हीट चेंज इन्वॉल्व है, यानी या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा है। वो कहता है ब्रेकेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना। बेटा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने में यकीनन अच्छी खासी एनर्जी इन्वॉल्व होती है और समटाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बेटा आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, यानी जितनी पोलैरिटी बढ़ती है बॉन्ड में उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा में से बीटा हमारा आंसर सही है, लेकिन चार्ली और डेल्टा भी रहते हैं। एवेपोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द वाटर। बच्चे ये तो बात याद रखें कि फिजिकल फिनोमिना केमिकल फिनोमिना से हमेशा लेसर एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी चार्ली का कोई कंपैरिजन नहीं है बीटा से। कंडेंसिंग ऑफ 1 मोल ऑफ द वाटर, फिर ये क्या लिखा है आपने बच्चे? एवेपोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द वाटर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी बोल दिया, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहा जाएगा। जबकि कंडेंसिंग 1 मोल ऑफ द वाटर यानी उसको वापस आप वाटर में कंडेंस कर रहे हैं वाटर वेपर्स को, इसको लेटेस्ट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो चार्ली और डेल्टा दर हकीकत एक ही ऑप्शन को मुख्तलिफ तरीके से लिखा गया, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी बराबर है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर निकलेगा बीटा बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 24 विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसको लिख कर देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को ये देखिए, हाइड्रोजन बच्चे गैस होती है, ऑक्सीजन ये भी गैस होती है, वाटर ये लिक्विड होता है। जब भी आपको ये कहा जाए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड की इक्वेशन लिखें तो आप जो कंपाउंड है उसे प्रोडक्ट साइड पर लिखें और उसको उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखें, वाटर लिक्विड होता है, और फिर उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लें और एंड पर उसको बैलेंस कर दें। ये देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 2 मोल है, वहाँ भी 2 हैं,
ऑक्सीजन के यहाँ 1 होना चाहिए क्योंकि वहां पर 1 है। प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना, रिएक्टेंट को आपने बैलेंस करना है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 1 ही रहेगा। देयरफॉर आंसर इज बीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप देख सकते हैं कि पहला रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान है, एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड एक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। दूसरा रिएक्शन एसिटिक एसिड और कास्टिक सोडा। तीसरा रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन आंसर हमारा डेल्टा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि आइडेंटिफाई द इक्वेशन टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मेजर द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन ये बनती है अकॉर्डिंग टू द बुक कि 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन आयन एक्वस when completely neutralized with 1 mole of the hydroxide ion aqueous it gives 1 mole of the water liquid। ठीक हो गया, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो है -57.4 किलो जूल पर मोल। समझ गए बच्चे? देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following is a spontaneous endothermic process? बेटा चारों ऑप्शन में से पहले आप एंडोथर्मिक सिलेक्ट करें, कौन सा है? अल्फा एंडोथर्मिक है क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर हीट लिखी हुई है। बीटा प्रोडक्ट साइड पर हीट लिखी है, वो एक्सोथर्मिक है। चार्ली प्रोडक्ट साइड पर हीट लिखी हुई है, वो भी एक्सोथर्मिक है। डेल्टा रिएक्टेंट साइड पर हीट लिखी हुई है, तो वो क्या हुआ? एंडोथर्मिक। अब अल्फा और डेल्टा हुए एंडोथर्मिक, अल्फा और डेल्टा हुए एंडोथर्मिक। हमारी बुक में ये मेंशन किया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज अ स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। आसान लफ्जों में अगर 80 किलो जूल पर मोल या उससे कम एनर्जी इस्तेमाल होती है, 80 किलो जूल पर मोल या उससे कम एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो ये स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर और उसके अराउंड अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर निकला डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन। ये किन मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं? कहते हैं जी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बच्चे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशनल या रोटेशन नहीं होती। अल्फा हमारा आंसर नहीं है। बीटा डाइएटॉमिक सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मॉलिक्यूल्स जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो सिर्फ उनमें एक ही मोशन होती है और उसका नाम है वाइब्रेशनल मोशन। चार्ली ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी अब उसने बताया नहीं है कि वो कौन से हैं। ठीक है, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर वो गैस स्टेट में हैं तो उनमें तीनों तरह की मोशन है, अगर वो लिक्विड स्टेट में तब भी उनमें तीनों तरह। हाँ, अगर वो सॉलिडिफाई कर दिए तो फिर सिर्फ वाइब्रेशन हो जाएगी। एंड डेल्टा मोनोटॉमिक सॉलिड मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक सॉलिड मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले बताया कि मोनोटॉमिक सॉलिड मॉलिक्यूल का मतलब है सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन। देयरफॉर आंसर इज 27 चार्ली। 27 चार्ली। अब क्वेश्चन नंबर 28 और 29 है बच्चों हमारे पास। इनमें कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो मैं यहाँ पर वो ग्राफ को आपके सामने पहले ड्रा करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो देखें जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 28, द डायग्राम शोज द एनर्जी प्रोफाइल फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ये एनर्जी प्रोफाइल है, ऐसे बनी हुई है बेटा। यहाँ पर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ये जो एनर्जी गैप है ये तो आप जानते ही हैं कि ये EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, और ये वाला गैप आप जानते हैं कि डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है जी, ये है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, सही है जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ा जाए फिर क्या होगा, और फिर साइन कन्वेंशन क्या होंगे, यानी डेल्टा H का साइन क्या होगा और रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चे ये देखें ना, इस ग्राफ को जरा गौर से देखिए। रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में रिवर्स डायरेक्शन में पूछा गया, इसलिए जब ये रिवर्स किया जाएगा ऐसे करके,
तो ये एनर्जी, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ये रिलीज होगी, ये माइनस में चली जाएगी और ये एक्सोथर्मिक आएगा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और डेल्टा एच के साथ माइनस आएगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 28 हैज द आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 उसी तरह का एक सवाल है। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज शोन। हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्टेंट साइड पर ड्रा किया गया बहुत ऊपर और प्रोडक्ट साइड पर HCl बहुत नीचे। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन डज इट शोज। तो ये रिएक्शन क्या है जी, ये एक्सोथर्मिक है। अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा में से अल्फा और बीटा हमारे आंसर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, चार्ली और डेल्टा में एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है। जारी बात है जब एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब चार्ली में डेल्टा एच के नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है और डेल्टा में डेल्टा एच के नीचे पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, चार्ली। ठीक है जी, और नेचर ऑफ द डेल्टा एच क्या है, ये नेचर ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मोल HCl बन रहा है। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस वक्त होती जब ये डेल्टा एच 1 मोल के लिए होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 29 चार्ली। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ द पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड की लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 30 को हम सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। जो वैल्यूज उन्होंने बताई हैं उनको तरतीब से लिख देते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये देखिए बेटा, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके बराबर होती है, डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच फिर एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच लैटिस। ठीक है जी, अब जरा तरतीब से वैल्यू लिखें। डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू -392 सबसे पहले लिखी हुई है टेबल में, इज इक्वल टू डेल्टा एच एटमाइजेशन पोटाशियम की +90 लिखी हुई है बच्चों। आगे है डेल्टा एच आयोनाइजेशन, तो पोटाशियम की आयोनाइजेशन वैल्यू क्या है जी, 420, ये सबसे आखिरी एंट्री है, प्लस ब्रोमीन की लैटिस एनर्जी, ब्रोमीन की एटमाइजेशन एनर्जी 112, ये यहाँ लिखी हुई है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द वैल्यू ब्रोमीन की लिखी है 342, जबकि डेल्टा एच लैटिस आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये तो एक सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। डेल्टा एच लैटिस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -392 ये वाली वैल्यू, और ये सब वैल्यूज इधर आकर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, माइनस हो जाएंगी, 90 + 420 + 112 -342। ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -672 किलोजूल पर मोल। बच्चे याद रखिएगा कि लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा टेस्ट नंबर 3 इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आपको ये बड़ा बेनिफिशियल लगा होगा। नेक्स्ट टेस्ट के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।